नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए बच्चों, आपकी डिमांड आई थी कि हिंदी में करवाया जाए, तो चलो बाइलिंगुअल करवा देते हैं। क्वेश्चन आपके हिंदी में हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये +1 और 2 के बेसिस हैं, ज़्यादा +2 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन है बच्चों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस HSC के आने वाले एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए सरस्वती माता का और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेकर बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। इसे हिंदी में कहते हैं अमोर्फस सॉलिड, यानी हम अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं, अमोर्फस सॉलिड, कि विच इज़ द अमोर्फस सॉलिड। तो अमोर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। तो आपके पास इसमें अक्रिस्टलीय ठोस कौन है बच्चों, कांच। तो कांच हमारे पास कैसा है, अक्रिस्टलीय ठोस यानी अमोर्फस सॉलिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है, यानी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अमोर्फस सॉलिड, यानी अमोर्फस सॉलिड के रूप में कौन सा जाना जाता है, वास्तविक सॉलिड, झूठा सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलीय ठोस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहा जाता है, झूठा ठोस। यानी आपके पास झूठा यानी सूडो सॉलिड्स होते हैं ये, इन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए विच इज़ रॉन्ग, कि ये वे सुनिश्चित ताप पर पिघलते हैं, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, नंबर 1। नंबर 2, विषम देशिक होते हैं। विषम देशिक का अर्थ होता है कि इनकी प्रॉपर्टी एन आइसोट्रोपिक होती है। कैसी होती है, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है। विषम देशी का अर्थ होता है एनाइसोट्रोपिक। दीर्घप्रासी व्यवस्था नहीं होती, लेकिन इनकी दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। दीर्घप्रासी का मतलब होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, यानी क्रिस्टलीय ठोस का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जबकि इसने लिखा है कि दीर्घप्रासी व्यवस्था नहीं होते। इसका अर्थ है इनकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होती। वे वास्तविक ठोस कहलाते हैं। वास्तविक ठोस तो जरूर कहलाते हैं। वे निश्चित ताप पर पिघलते हैं। वे विषम देशिक भी होते हैं और वास्तविक ठोस भी होते हैं, लेकिन आपके पास इनकी प्रासी व्यवस्था दीर्घ प्रावर्ती व्यवस्था नहीं होती। यह कथन सही नहीं है, यह गलत है। इसमें आएगा कि दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, यानी आपके जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनकी दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है। तो आपको याद रखना है कैसे होती है। जैसे सोना है बच्चों, सोने के पास क्या दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है। तो सोना आपका कैसे है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो 1 ग्राम सोने से हम कितनी लंबी तार खींच सकते हैं, 2 किलोमीटर। तो ये किस कारण खींच सकते हो आप, ये उसके पास दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है। यानी सोने के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी तार क्यों खींची जा सकती है, उसके पास कौन सा गुण होता है। वैसे तो होता है तन्यता गुण, लेकिन वैसे पूछे तो आपके पास कौन सी व्यवस्था होती है, उसके पास दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लेकिन इसने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ये इसने लिखा हुआ है कि दीर्घ प्रासी व्यवस्था नहीं होते, जबकि ये होते हैं। तो ये कथन यहाँ गलत है। क्लियर। चलिए, इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो इनमें से कौन सा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, यानी विच इज़ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी जो प्रॉपर्टी है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए नहीं है, कि विभिन्न दिशाओं में समान गुणन होते हैं, यानी सुस्पष्ट द्रवणांक होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार होता है और उच्च अंतराणविक बल होता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर ये है कि विभिन्न दिशाओं में समान गुण होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस के पास विभिन्न दिशाओं में समान गुण नहीं होता। यानी क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके पास कैसा गुण होता है, एन आइसोट्रोपिक होते हैं ये, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं। विभिन्न दिशाओं में असमान गुण होते हैं इनके पास, यानी विभिन्न दिशाओं में कैसे गुण होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के पास, असमान गुण। सुस्पष्ट द्रवणांक होता है,
सुस्पष्ट द्रवणांक का मतलब होता है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, ये सही है। निश्चित ज्यामितीय आकार यानी ज्योमेट्री सही होती है। अंतर आणविक बल उच्च होता है यानी इंटर एटॉमिक फोर्स है, इंटर अट्रैक्शन है वो ज़्यादा लार्ज होती है। तो आपके पास ये बातें सब सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि इनके पास विभिन्न दिशाओं में समान गुण होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस के पास विभिन्न दिशाओं में विभिन्न गुण होते हैं, और उस विभिन्न गुण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब आता है मूल क्रिस्टलीय तंत्रों की संख्या कितनी है, यानी मूल क्रिस्टल तंत्रों की मतलब का इसका अर्थ है कि नंबर ऑफ बेसिक यूनिट सेल। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, नंबर ऑफ बेसिक यूनिट सेल सिस्टम, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, यानी उसमें कितनी यूनिट सेल होती है, तो वो 7 होती है। यानी सिस्टम ऑफ यूनिट में कितनी आपकी यूनिट सेल ली जाती है, 7 ली जाती है। और इन 7 से अगर हम अलग अलग बनाएं तो कुल कितनी यूनिट सेल पैदा होती है, 14। और जिसे कहते क्या हैं, ब्रेवस लैटिस बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ब्रेवस लैटिस। ये क्वेश्चन उठ सकता है कि ब्रेवस लैटिस के अंदर कुल कितनी इकाइयाँ होती है, तो आपके पास कुल कितनी कोशिकाएं होती है किसके अंदर, ब्रेवस लैटिस के अंदर, तो आपके पास 14 होती है। तो ब्रेवस तंत्र के अंदर आपकी कुल कितनी यूनिट सेल होती है, कुल कितनी मूल इकाइयाँ होती है, तो 14 होती हैं। चलिए अब आता है क्वेश्चन, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल का मतलब है NaCl क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है, तो वो स्ट्रक्चर कैसी होती है, फेस सेंटर्ड होती है, उसे कहते हैं फलक केंद्रित, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर होती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है किसकी, NaCl क्रिस्टल की। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसे फेस सेंटर्ड और हिंदी में बोलते हैं इसे फलक केंद्रित। तो NaCl की जो संरचना होती है क्रिस्टलीय रूप में वो कैसी होती है, फलक केंद्रित होती है। फलक केंद्रित को इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है, यानी पिंड केंद्रित का अर्थ घनाकार, घनाकार का मतलब होता है क्यूबिक, यानी क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो पिंड, पिंड का मतलब है सबस्टांस के सेंटर का जो परमाणु, परमाणु का मतलब होता है उसके परमाणुओं की संख्या समन्वय संख्या, समन्वय संख्या का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यानी बॉडी सेंटर्ड का पूछा है इसने कि परमाणु पिंड केंद्रित, पिंड केंद्रित को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में जो एटम है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, समन्वय संख्या क्या होती है, तो पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो बॉडी सेंटर्ड के अंदर कितनी होती है, 8। फेस सेंटर्ड में कितनी होती है, 6:6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है, यानी किस क्रिस्टल के अंदर जो पॉइंट डिफेक्ट है वो डेंसिटी को कम कर देता है, यानी इन विच क्रिस्टल पॉइंट डिफेक्ट डिक्रीज डेंसिटी इज नोन एज। तो यानी वो कौन सा डिफेक्ट होता है, यानी किस रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है, तो वो कौन सा होता है, स्कॉटी डिफेक्ट। यानी स्कॉटी डिफेक्ट के अंदर आयन और कैटायन मिस हो जाते हैं जिससे उसका घनत्व क्या होता है, घटता है। क्लियर। चलिए अब निम्न में से कौन एक अवरोधक है, तो यानी अवरोधक का अर्थ है कौन सा, रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस यहाँ पे कौन है, डायमंड, ग्रेफाइट होता है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इनमें कंडक्टिविटी होती है लेकिन डायमंड में कंडक्टिविटी नहीं होती, तो ये क्या होता है आपका रेजिस्टिव। अब ग्रेफाइट का संरचना क्या है, तो ग्रेफाइट की संरचना का मतलब होता है कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो हेक्सागोनल होती है। क्या होती है, हेक्सागोनल होती है। तो याद रहे आपके पास ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है। चलिए क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तिकाओं की संख्या होती है, तो यानी क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक का अर्थ होता है क्रिस्टल लैटिस में प्रति परमाणु, प्रति परमाणु का मतलब होता है विद ईच एटम इन ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों की संख्या, यानी वॉइड, वॉइड की संख्या कितनी होती है, तो वो ऑक्टाहेड्रली वॉइड कितने होते हैं आपके पास, 2 होते हैं। ऑक्टाहेड्रली वॉइड कितने होते हैं अपने पास, 2। याद रखना कि लैटिस क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल लैटिस का मतलब है क्रिस्टल जालक। दोबारा से सुन लो कि क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक
रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है? रिक्तिकाओं को कहते हैं वॉइड। तो वॉइड नंबर कितने होते हैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर पर एटम क्रिस्टल लैटिस में? वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के मोल का आयतन है। तो यानी सामान्य दाब एवं ताप पर किसी गैस के मोल का आयतन, यानी एक मोल किस आयतन के इक्वल होता है, यानी इसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो गैस है उसका मोलर वॉल्यूम कितना होता है। तो ये मैंने कई बार वीडियो में बताया बच्चों, 22.4 लीटर। यानी एक मोल गैस, इसका अर्थ है कि एक मोल जो गैस है उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो वो होता है 22.4 लीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोलरता के व्यक्त किया जाता है, तो मोलरता को व्यक्त किस में किया जाता है? तो यानी मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी मोलरता होती है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है किस में? मोल प्रति लीटर में। यानी आपके पास यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की? मोल पर लीटर होती है। तो आपका आंसर क्या है? मोल प्रति लीटर। तो आपका यहाँ आंसर कौन सा है? तीसरा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस 0.1 मोलर विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? यानी 1 मोलर का अर्थ है इसमें 0.1 मोल है, तो इस 0.1 मोल वाले विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। हिमांक न्यूनतम का अर्थ है फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा। तो लो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो किसका होता है? पोटेशियम सल्फेट का होता है, K2SO4 का। यानी आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का मोलिकुलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास ज़्यादा है किससे? सोडियम क्लोराइड का। यूरिया और ग्लूकोज दोनों कैसे हैं? नॉन पोलर। तो आपके पास यहाँ जो हिमांक न्यूनतम है यानी लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? पोटेशियम सल्फेट का होगा 0.1 मोल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है? यानी आपके पास बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसका हाईएस्ट होगा? 0.1 मोल NaCl का, 0.1 मोल सुक्रोज का, 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड का, या 0.1 मोल ग्लूकोज का। तो देखो इसमें जो है 2 आयनिक हैं। आयनिक का मतलब 2 आयनिक कंपाउंड है। आयनिक यौगिक है, एक है NaCl और दूसरा है बेरियम क्लोराइड। तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होता है? आयनिक कंपाउंड का। और आयनिक कंपाउंड में मोलिकुलर मास ज़्यादा किसका है? बेरियम का। किससे? सोडियम से। तो इसलिए आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा? 1 मोल, 0.1 मोल बेरियम है क्लोराइड का होगा। इसे कहते हैं बच्चों बेरियम क्लोराइड। तो ये 0.1 m लिखा हुआ है, इसका मतलब है 0.1 मोल ऑफ बेरियम है क्लोराइड। तो 1 मोल बेरियम क्लोराइड का, 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। उच्च वाष्प घनत्व का आपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है। इसको इंग्लिश में अगर बोलें तो रिलेटिव वेपर प्रेशर, यानी रिलेटिव वेपर प्रेशर जो है, रिलेटिव वेपर प्रेशर डेंसिटी जो है, अवनमन यानी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो ये होता है P0A, दोबारा से लिख देता हूँ बच्चों कि P0A माइनस PS, ऐसे लिख के और नीचे P0A होती है, ये इसकी निशानी है। P0A होगा तो P0A ही नीचे होगा। और ये इक्वल टू किसके होता है? XB होता है। XB क्या चीज़ होती है? मोल फ्रैक्शन होते हैं सॉल्यूट के, यानी घुल्ले के मोल प्रभाज होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? घुल्ले के मोल प्रभाज होते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं? घुल्ले के मोल प्रभाज। तो जो आपके पास लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, हिंदी में बनता है वाष्प घनत्व का आपेक्षिक अवनमन होता है लोवरिंग। तो आपके पास वाष्प घनत्व का आपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है किसके? घुल्ले के मोल प्रभाज। घुल्ले के मोल प्रभाज का अर्थ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के
होती है, और हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं, घुल्ले के मोल पर भाज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। यानी अणु संख्या यहाँ पे क्या चीज़ होती है, कोलिगेटिव। अणु संख्या को यहाँ कहते हैं कोलिगेटिव, और गुणधर्म का अर्थ है प्रॉपर्टी। तो यानी निम्न में से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो 4 होती है बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हिमांक का अवनमन, इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का अवनमन है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणु संख्या गुणधर्म है। कवंथनांक का उन्नयन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी है। और तीसरा दे रखा है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये तीनों ही आपकी अणु संख्या गुणधर्म है। बच कौन गया, प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये आपके पास अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो कौन कौन सा होता है बच्चों, 4 होते हैं। पहला मैंने आपको बताया हिमांक का अवनमन, इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2 कवंथनांक का उन्नयन, इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपके पास कैसी प्रॉपर्टी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक है लास्ट में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपके पास 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। बची कौन सी, चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथी जो होती है वो आपके पास अणु संख्या गुणधर्म कौन सी होती है, वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सी होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम प्रासरणी दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रासरणी दाब। ये भी आपके पास कैसी संख्या है, अणु संख्या गुणधर्म होता है। चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तो आपके पास अच्छे से याद रख लेना बच्चों, इनमें से अणु संख्या गुणधर्म नहीं है तो वो कौन सा है, प्रकाशीय क्रियाशीलता आपकी अणु संख्या गुणधर्म में नहीं होती। और हमारे रसायन विज्ञान में अणु संख्या गुणधर्मों की संख्या कितनी होती है, 4, वो मैंने आपको बता दी। चलिए अब आता है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक इनमें से कौन सा है, तो वो है आपके पास ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट कैसा सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो आपका उष्मा का और विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। चलिए विद्युत अपघटन का उपयोग होता है, यानी विद्युत अपघटन का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड फॉर। वैद्युत अपघटन का अर्थ होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस किसके लिए यूज होती है, वैद्युत शोधन के लिए, वैद्युत लेपन के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप क्या लगाओगे, दोनों के लिए। अर्थ क्या होता है देखो, वैद्युत शोधन का अर्थ होता है इलेक्ट्रोमेटालर्जी, यानी क्या है कि शुद्धिकरण, यानी धातुओं का जो क्या है शुद्धिकरण है वो हम विद्युत शोधन करते हैं, उसे कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोमेटालर्जी। और दूसरा है विद्युत लेपन, तो ये होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। यानी एक तो हो गया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो विद्युत शोधन हो गया, और दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन, यानी क्या कि लैप चढ़ाना। तो ये है हमारे पास दोनों, जिसमें दोनों में विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, विद्युत शोधन करते हैं, तो किस धातु छड़ को हम एनोड के रूप में लेते हैं। तो जब हम विद्युत शोधन करते हैं तो ये जैसे सेल होता है, एक हमारे पास एनोड और एक होता है कैथोड। इनको किससे जोड़ा जाता है, बैटरी से। और किस विद्युत का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट करंट का यूज, यानी दिष्ट धारा का। ये और याद रख लेना कि वैद्युत अपघटन के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है, दिष्ट धारा का प्रयोग होता है। दूसरी बात, अभी मैंने आपसे कहा कि वैद्युत शोधन के अंदर जब हम धातु छड़ लेते हैं, और कौन सी धातु छड़, याद रखना जो अशुद्ध होती है और जिसे शुद्ध करना है, तो अशुद्ध धातु जो छड़ होती है उसे किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और शुद्ध जो धातु छड़ होती है वो किसके रूप में होती है, कैथोड के रूप में होती है। तो याद रखना इम्प्योर जो इलेक्ट्रोड है मेटल का, वो किसका काम करेगा, एनोड का। और जो प्योर इलेक्ट्रोड है मेटल का, वो किसका काम करेगा, कैथोड का। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, वैद्युत अपघटन के लिए। चलिए वैद्युत अपघटन का उदाहरण है, यानी इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो टूट जाता है। तो कौन टूट सकता है, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या होता है, ये होता है CH3COONA, यानी ये आपका विखंडित हो सकता है, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या बनता है, पॉजिटिव। तो सोडियम एसीटेट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। बाकी यहाँ पे जो
बैठे हैं, चीनी आपके इलेक्ट्रोलाइट नहीं होती, यूरिया नहीं होता और बेंजीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपके कार्बनिक यौगिक हैं और इनकी प्रकृति कैसी होती है? नॉन पोलर होती है, अध्रुवीय होती है, यानी ये अपने आप में आयन पैदा नहीं करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक है, यानी कौन सा हैलोजन एसिड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका अर्थ क्या पूछता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? वो है HI। तो याद रहे कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड किसका काम करता है? प्रबल अपचायक का, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इनमें सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो प्रबल अम्ल का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी कौन है? HI है। ठीक है, HF यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। इसके बारे में मैंने कल वाली वीडियो में बताया भी था क्वेश्चन बच्चों। चलिए अब आता है जंग लगने से बचने के लिए कौन धातु ऑक्साइड बचाव सतह बनाता है, यानी जंग लगने से बचने के लिए, कि यानी इसका मतलब है एंटी कोरोजन लेयर मेटल के ऊपर सजाता है कौन? मेटल ऑक्साइड की। कौन सी मेटल बनाती है जिससे उसकी जो खुद की ऑक्साइड लेयर है वो प्रेजर्वेटिव का काम करती है, प्रेजर्व करती है उसे किससे? कोरोजन से और रस्ट से। तो वो एल्यूमिनियम है। कौन होती है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर जो जंग रोधी परत जमती है ऑक्साइड की, वो क्या होती है? Al2O3 होती है। इसके लगने के पश्चात एल्यूमिनियम आपका और आगे जंगीकृत नहीं होता। इसीलिए हम वैद्युत संचरण के लिए या वैद्युत के स्थानांतरण के लिए हम किस धातु तारों का प्रयोग करते हैं, किस मेटालिक वायर का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए? तो वो हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर इसके ऊपर एक बार ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है तो इसको आगे रस्ट नहीं लगता। तो इसलिए ये किसका काम करती है? एंटी रस्ट लेयर का काम करती है। और ये एक तरह से कैसा ऑक्साइड है, ये पूछ ले बच्चों कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसका गुण धर्म कैसा होता है, यानी ये अम्लीय होता है, ये अक्षारीय होता है, या कोई और चीज़ होती है। तो इसे हम ना तो अम्लीय कहते हैं ना अक्षारीय कहते हैं, इसे हम उभयधर्मी कहते हैं। यानी ये जो Al2O3 बना है आपके पास, ये एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का हिंदी में मतलब होता है उभयधर्मी। यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसकी प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी होती है। यानी आपसे अब पूछा जा सकता है कि हमारे पास ऐसी कौन सी धातु है जो अपने आप में उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, जो उसे जंग लगने से रोकती है? तो वो कौन बनाती है? एल्यूमिनियम बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है कौन? यानी द्रवित सोडियम क्लोराइड का मतलब है कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पर लिबरेट होता है कौन? यानी कैथोड पर डिपॉजिट होता है कौन, या कैथोड पे जमा होता है कौन? तो वो जमा कौन होता है बच्चों? देखो हम बता देते हैं आपको कैसे होता है। ये आपके पास एक टब है या आपके पास डिश है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगी हुई है। एक आपके पास एनोड है, दूसरी आपके पास कैथोड है। इसमें आपके पास क्या? द्रवित सोडियम क्लोराइड पड़ा है जिसमें 2 आयन बने हुए हैं, एक सोडियम धनात्मक और एक क्लोरीन ऋणात्मक। क्लोरीन हमेशा कहाँ जाती है? एनोड पे, और सोडियम हमेशा कहाँ जाता है? कैथोड पे। इसमें आंसर क्या लगाओगे आप? सोडियम। कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, यानी इन मोल्टन सोडियम क्लोराइड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एट कैथोड डिपॉजिट। यानी कैथोड पे डिपॉजिट कौन होता है? खुद सोडियम होता है। और अगर पूछे एनोड पे कौन निकलती है, तो एनोड पे आपकी क्लोरीन गैस पैदा होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फैराडे का वैद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। वैद्युत विच्छेदन का मतलब होता है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी सेकंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किससे जुड़ा हुआ है? कि धनायन के परमाणु संख्या से, वैद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, ऋणायन के परमाणु संख्या से, या धनायन के वेग से।
तो याद रखना जो फैराडे का सेकंड लॉ है ना, फैराडे सेकंड लॉ यानी फैराडे का विद्युत विच्छेदन द्वितीय नियम, यानी इसे बोलते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये किसके लिए लागू होता है? समतुल्य भार के लिए, इक्विवेलेंट वेट के लिए लागू होता है। तो याद रखना वैद्युत अपघटन के किसके लिए लागू होता है? ये समतुल्य भार के लिए लागू होता है। समतुल्य भार को हम रिप्रेजेंट यहाँ किससे करते हैं? Z से करते हैं या E से करते हैं। तो याद रखना विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंधित है कौन सा? फैराडे सेकंड लॉ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक का अर्थ होता है जिसमें अट्रैक्शन हो। एक होता है लायोफिलिक, एक होता है लायोफोबिक। तो लायोफिलिक का अर्थ होता है कि जो डिस्पर्जन मीडियम के द्वारा अट्रैक्ट हो। कौन? डिस्पर्स्ड फेज, यानी आपकी परिअक्षेपित अवस्था परिअक्षेपण माध्यम के द्वारा आकर्षित हो। तो वो आपके पास लायोफिलिक कौन सा है? यहाँ गोंद है। तो गोंद क्या होता है? माध्यम के द्वारा आकर्षित होता है, इसलिए ये कैसा कोलाइड बनाता है? लायोफिलिक कोलाइड बनाता है। कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? तो इससे जुड़ा हुआ भाई क्वेश्चन आया था कलरक के अंदर, जो आपके पास लैंगमुर एडजॉर्प्शन का दिया था वो इसी तरीके का था। तो कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? इसका इंग्लिश में अगर कन्वर्जन करें तो कौन सी सरफेस फिनोमेना नहीं है, यानी कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है। तो विच इज़ नॉट बी सरफेस फिनोमेना। तो देखो समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण को अगर इंग्लिश में लिखें तो होमोजीनियस कैटालाइसिस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कैटालाइसिस। तो होमोजीनियस यानी उत्प्रेरण, उत्प्रेरण दो तरह की होती है बच्चों, एक होती है हेट्रोजीनियस और एक होती है होमोजीनियस। एक होती है समांगी उत्प्रेरण और एक होती है विषमांगी उत्प्रेरण। दूसरा है ठोसों का मिलना, तीसरा है जंग लगना और चौथा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। यही है बच्चों कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया आपकी पृष्ठीय परिघटना नहीं है। तो क्या याद रखोगे? समांगी उत्प्रेरण है आपका होमोजीनियस कैटालाइसिस, ठोसों का मिलना तो मिक्सिंग ऑफ सॉलिड, और तीसरा है जंग लगना रस्टिंग ऑफ आयरन। ये आपके पास तीनों कैसी फिनोमिना है? पृष्ठीय परिघटना है। बची कौन सी एक? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये आपकी पृष्ठीय परिघटना नहीं है, ये सरफेस फिनोमिना नहीं है, यानी ये सरफेस पर होने वाली, पृष्ठ पर होने वाली परिघटना नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कोलाइडी घोल नहीं है? तो यानी कौन सा कोलाइडी विलयन नहीं है? धुआं होता है, इंक होती है, खून होता है, यानी रक्त, रक्त हमारा कोलाइडी विलयन होता है। जो हम स्याही प्रयोग करते हैं नीले रंग वाली या काले रंग वाली, वो भी कोलाइडी विलयन होती है। धुआं, धुआं भी क्या होता है? कोलाइडी विलयन होता है। बचा कौन? वायु। वायु आपका कोलाइडी विलयन है नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वायु है वो कैसा मिश्रण है आपके पास? एक तरह से पूरा का पूरा समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जबकि कोलाइडी जो सोल होता है वो आपका हेट्रोजीनियस विषमांगी विलयन होता है। तो हमें एक तरह से विषमांगी विलयन चाहिए था, जो कि वायु में अब यहाँ वायु पैदा नहीं करती। तो इसलिए वायु क्या होती है? गैस जमा गैस होती है। क्या होती है? गैस जमा गैस। और गैस जमा गैस के जो कणों का आकार है वो किस रेंज में रहता है? 1 नैनोमीटर में रहता है, 10⁻⁹ मीटर तक रहता है। जबकि कोलाइडी विलयन वो होता है जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच हो, यानी 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच हो। जबकि गैसों का जमा गैस है वायु, तो वायु के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम। तो इसलिए वो आपका कोलाइडी घोल है, नहीं बना सकता। अब आता है भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ती है? भौतिक को कहते हैं फिजिकल, अधिशोषण होता है एडजॉर्प्शन और दर होती है रेट। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होता है, यानी भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ती है? भौतिक का अर्थ है कि जैसे कोई आपके पास ठोस पड़ा है और इसके ऊपर कोई चीज़ जमा होगी, तो वो चीज़ जमा होगी तो उसके लिए आपकी दर कब बढ़ सकती है? कि ताप घटाकर, तापक्रम बढ़ाकर, दाब घटाकर या सतह अक्ष क्षेत्रफल घटाकर। तो याद रहे इसके लिए कंडीशन क्या क्या है बता देता हूँ। भौतिक अधिशोषण की दर
अगर आपको बढ़ानी है तो नंबर 1 आप ताप घटाओगे, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ताप घटाकर। यानी टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। इसने लिख दिया दाब घटाकर, तब नहीं हो सकता। तापक्रम बढ़ाकर तो नहीं हो सकता। सतह क्षेत्रफल घटाकर नहीं हो सकता। तो सतह क्षेत्रफल भी क्या कर सकते हो आप, बढ़ाकर। ये चीज़ें होती है बच्चों। तो याद रखना, भौतिक अधिशोषण की दर को हम बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 टेम्परेचर को घटाकर, तापमान को घटाकर। दूसरी चीज़ दाब को बढ़ाकर। तीसरी चीज़ सतह क्षेत्रफल को बढ़ाकर। इसने लिखा है सतह क्षेत्रफल को घटाकर। ये नहीं होता। जब भी अधिशोषण करना हो तो क्षेत्रफल को जितना बढ़ाओगे उतना अधिशोषण ज़्यादा होगा। तो अगर पूछ ले कि अधिशोषण की दर क्षेत्रफल के साथ होती है, तो क्षेत्रफल का मान जितना बढ़ेगा अधिशोषण की मात्रा उतनी बढ़ेगी। और ख़ास तौर पर फिजिकल और रासायनिक 2 अधिशोषण होते हैं। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, यानी भौतिक जो फिनोमिना होता है एडजॉर्प्शन का, और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो आपके पास जो केमिकल एडजॉर्प्शन है, यानी जिसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण कब होता है, तापक्रम बढ़ाकर और दाब बढ़ाकर। तो उसके लिए दाब भी बढ़ता है और तापक्रम बढ़ता है। सतह क्षेत्रफल किसी के लिए नहीं आएगा, घटाया नहीं जाता किसी के लिए, चाहे वो रसायन है और चाहे वो भौतिक है। रसायन में भी सतह क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है और भौतिक अधिशोषण में भी सतह क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरक्षी सोल है। प्रतिरक्षी सोल को कहते हैं हम कोलाइडल सोल, जो आपका सैक्रिफिशियल सोल माना जाता है, प्रोटेक्टिव सोल माना जाता है। तो प्रोटेक्टिव कोलाइडल सोल कौन सा होता है, विलायक स्नेही होता है। यानी आपके पास लायोफिलिक होता है। लायक स्नेही का अर्थ होता है लायोफिलिक, यानी जो आकर्षित करता है। यानी लायो का मतलब होता है विलायक, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टिव। यानी लायो और फिलिक इंग्लिश में बोलते हैं। लायो का मतलब सॉल्वेंट, फिलिक का मतलब अट्रैक्टिव। सॉल्वेंट अट्रैक्ट करता है। लायो हिंदी में बोलें, लायो का अर्थ है विलायक और फिलिक का मतलब होता है स्नेही, यानी आकर्षित करने वाला। तो प्रतिरक्षी सोल जो होता है वो लायोफिलिक होता है, विलायक स्नेही होता है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे बच्चों कि आपके पास जो विलायक रोधी है, विलायक रोधी को कहते हैं हम लायोफोबिक। विलायक रोधी को हम क्या कहते हैं, लायोफोबिक कहते हैं। यानी जो एक तरह से इस विलायक के द्वारा घृणित होता है। विलायक रोधी का मतलब होता है विलायक के द्वारा घृणित होता है, तो उसे कहते हैं लायोफोबिक। तो आपके पास जो लायो रोधी होता है, विलायक जो रोधी होता है, इसको पूरी तरह से प्रतिरक्षित कौन करता है, तो विलायक स्नेही करता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और प्योरली अगर सीधा पूछ ले कि प्रतिरक्षी सोल होते हैं तो वो कौन से होते हैं, विलायक स्नेही होते हैं। तो ये थी बच्चों आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोनों लैंग्वेज में करवाई है मैंने, और अच्छे से इसे समझ लेना, अपने नोट्स तैयार कर लेना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।